हेलो हेलो सम्मानित साथियों, आज इस मंच पर शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी की 190वीं जयंती के अवसर पर अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में नमन। और साथियों, इस देश में उन महापुरुषों के बलिदान, त्याग और तपस्या से इस बहुजन समाज और राजनीतिक क्रांति के पितामह मानवर काशीराम साहब के चरणों में नमन। साथियों, इस देश में फूले, शाहू, अंबेडकर की विचारधारा को लेकर इस देश में संघर्ष कर रही हम सबकी एकमात्र नेता और इस देश के बहुजनों की सबसे सच्ची हितैषी बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन। आदरणीय भंते जी एवं सम्मानित मंच, सामने बैठे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता तुल्य महिलाएं और हमारी बहनें और हमारे भाइयों, साथियों, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले जी की 190वीं जयंती पर मैं अपनी बातों को रखना, अपने विचारों को रखना शुरू करता हूं। साथियों, इस देश में मनुवाद के अंधकार से शिक्षा के प्रकाश की ओर ले जाने वाली अगर हमारी, हम सबकी, हम बहुजनों की, हम पिछड़ों की और इस देश की सब समाज की महिलाओं की एकमात्र देवी, अगर जिसे सच्चे मायनों में पूजा जाना चाहिए, जिसे सच्चे मायनों में सम्मान दिया जाना चाहिए, तो वो थी सावित्रीबाई फुले जी। साथियों, इस देश में जब मनुवादी विचारधारा पराकाष्ठा पर थी, जब मनुवाद पराकाष्ठा की चरम सीमाओं को छू रहा था, जब पेशवाई राज में महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया, ऐसे समय में महात्मा ज्योतिराव फुले ने संघर्ष किया। और साथियों, मनुवादियों ने उनके संघर्ष को दबाने के लिए उनके पिता को भड़काया और उनसे कहा कि एक लड़का इसी तरह पढ़ने और पढ़ाने का काम करेगा तो तुम्हारी आने वाली 70 पीढ़ियां भी नरक में जाएगी। फोटो भेज दो। साथियों, ये बात सुनकर महात्मा ज्योतिराव फुले के पिताजी ने भेज दिया महात्मा ज्योतिराव फुले जी की शादी करा। साथियों, कल भाई महात्मा ज्योतिराव फुले ने शादी की पहली रात को अपनी पत्नी से कहा कि जिस शिक्षा के प्रकाश को मैं फैला रहा था दीपक बनकर, उसको बुझाने के लिए तुमसे मेरी शादी कराई गई है। मैं परिवार के, नाते रिश्तेदारों के, दोस्त यारों के दबाव में मैंने तुमसे शादी कर ली है। मैं तुमसे वचन चाहता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं तुम्हें मेरे आने भी आओगे। तो माता सावित्रीबाई फुले चूंकि एक शिक्षित परिवार से थी, वो समझदार थी, उन्होंने कहा कि जिससे एक दिए से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, आपने शिक्षा फैलाने का काम किया, मैं आपके कार्य में रोड़ा नहीं बनूंगी, मैं आपके साथ में लोगों को शिक्षित बनने का काम, बनाने का काम करूंगी। तो साथियों, पहले मनुवादियों की वजह से 1% काम हो रहा था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब सावित्री फुले को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया, तो साथियों, माता सावित्रीबाई फुले ने उनसे प्रण लिया, उन दोनों पति पत्नियों ने प्रण लिया कि आज के बाद हम संतान पैदा नहीं करेंगे, और अगर देश की जो सशस्त्र संतानें हैं, जो हमारी बहुजनों की, पिछड़ों की संतानें हैं, उन्हें शिक्षा के प्रकाश से प्रकाशित करेंगे। और साथियों, माता सावित्रीबाई फुले को महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षित करना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि माता सावित्रीबाई फुले से कहा कि आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है, आपके जीवन का अर्थ आपको समझ में आ चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ पढ़ना लिखना नहीं, क्लासों की सर्टिफिकेट इकट्ठा करना नहीं, ना कि डिग्री इकट्ठा करना। शिक्षा का अर्थ है दुनिया को समझना, अगर कोई गलत है उसे बदलने का प्रयास करना। तो साथियों, चार्ल्स जेवियर बहुत बड़े विद्वान थे, ये उनकी लाइन है कि विश्व में शिक्षा एक ऐसा
माध्यम है जो विश्व को समझा जा सकता है और बदलने के लिए प्रयास किया जाता है, शिक्षा ही है। तो साथियों, चार्ल्स नेवियर की बात के बारे में उनको पता पड़ा, उन्होंने कहा कि आज से कि मैं पुरुषों को पढ़ाने का काम करता हूं। इस देश में स्त्री सूत्रो न शिक्षा न दीयताम, इस देश में कई बार वेदों में ये लिखा हुआ है स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं शूद्रों को पढ़ाने का काम करूंगा, तो स्त्रियों को पढ़ाने का काम करोगी। और साथियों, इसी कालवा में पूना में फातिमा शेख नाम की मुस्लिम महिला ने, एक परिवार ने माता सावित्रीबाई के महिलाओं के स्कूल के, बच्चियों के स्कूल के लिए जगह दी और उन्होंने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले इस देश में शिक्षा की क्रांति का जगत अलग जाने का काम कर रही हैं। अगर ऐसी क्रांति को अगर हमने हवा दी तो आने वाले समय में इस देश में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। अगर से साथियों, महिलाओं में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने पूरे जीवन सफल संघर्ष किया। और आज को बता दूं साथियों, माता सावित्री फुले जब शिक्षा पढ़ाने के लिए जब दलित मोहल्लों, पिछले मोहल्लों में जाती थी तो मनुवादियों के सीने पर सांप लौटाया करते थे। वो कहते थे कि अगर इसी गति से महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले अगर इसी तरह से शिक्षित करते रहे तो इस देश के अंदर अंधकार, जो हमने मनुवाद का अंधकार फैलाया है, उसे मिटा दिया जाएगा। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक गुलामगिरी नाम की किताब लिखी। गुलामगिरी के 4थे अध्याय में लिखा है कि शिक्षा बिन मती गई, मती बिन गति गई और गति बिन धन गया, धन के बगैर शूद्र हताश और निराश हो गया और गुलामी के अंधकार में डूब गया। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में हमारे ही महापुरुषों ने शिक्षा की बात की, हमारे ही महापुरुषों ने समतामूलक समाज की बात करी, हमारे ही लोगों ने इस देश में स्वतंत्रता और बंधुता की बात की। और साथियों, इस देश में हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष ज्यादा किया है और हमारी संख्या आज भी ज्यादा है और उसके बावजूद भी हमारे महापुरुषों का सपना अधूरा है, उसके ऊपर विचार करना होगा। साथियों, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब हमारा महापुरुष हमारे बीच में जिंदा होता है तब हम उसको पूछते नहीं है, हम उसकी बात को नहीं मानते, हम उसके संघर्ष को नहीं समझ सकते। और जब जाते हैं तो साथियों, हमारे लोगों को मैंने देखा है कि बाबा साहब को भोग लगाते हुए देखा है और महात्मा ज्योतिराव फुले को भोग लगाते हुए देखा है। अगर महात्मा ज्योतिराव फुले के संघर्ष को इस काची वाली समाज ने उनके जीते ही समझ गया होता, अगर दलित पिछड़े समाज अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को समझ गया होता तो साथियों, इस देश के अंदर फिजा दूसरी होती और घर घर में अम्बेडकर पैदा होते। ये बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। और साथियों, मानवर कांशीराम साहब ने संघर्ष किया। मानवर कांशीराम ने संघर्ष करके इस देश के अंदर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण की लड़ाई का हक समझाया। और साथियों, इस देश में आज जो पिछड़ा समाज पार्षद बन रहा है, मेंबर बन रहा है, जनपद सदस्य बन रहा है, जनपद अध्यक्ष बन रहा है, अगर सोसाइटी का अध्यक्ष बन रहा है, अगर पिछड़ी जातियों को अगर इस देश में आरक्षण का हक दिलाने का काम किया तो परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब थे। तो साथियों, एक बार मानवर कांशीराम साहब ने से एक पंजाब के पत्रकार ने दिल्ली में पूछा कि कांशीराम, तुम दलित समाज से आते हो, तुम चमार कौम से आते हो और तुम इस पिछड़ों की बात को क्यों करते हो? तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर उंगली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर उंगली करे हैं, संसद की ओर करे हैं और संसद की ओर उंगली करने लायक इनको बनाया किसने बनाया? कि महात्मा ज्योतिराव फुले इनके दूसरे गुरु थे। प्रथम गुरु कबीर, संत कबीर थे और सबसे ज्यादा अगर सहायक उनको किया तो हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। तो साथियों, उन्होंने कहा कि इस देश में दलितों पिछड़ों का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में पिछड़ी जातियों के महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका हम पे कर्जा है, उनका हम पे कर्जा है। चाहे संत चोखा मेला हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, चाहे नारायण गुरु हो, चाहे पेरियर रामास्वामी नायकर हो, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, तमाम महापुरुषों का हमारे ऊपर कर्जा है। अगर दलित पिछड़ों को, इस देश में पिछड़ी जातियों को, जो कुछ सामंतीवादी जातियों के साथ संबंध रखती थी, उन जातियों को पढ़ने का अधिकार तो था। इस देश में स्वछूत और अछूत लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का व्यवहार नहीं था। और जो स्वछूत थे, पर वो थे पिछड़े वर्ग के, और स्वछूत थे, उन लोगों ने, उनमें उन जातियों में से आने वाले महापुरुषों ने हमको शिक्षा दी, हमको आरक्षण दिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को
पूना के महाराज और वडोदरा के महाराज अगर संघर्ष में साथ न दिए होते तो आज इस देश में दलितों के पिछड़ों की जो हक अधिकार की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, उसके बाद मैं लड़ने का काम कर रहा हूँ, ये लड़ाई चली नहीं होती। और इस आंदोलन पर पिछड़ों का, दलित पिछड़ों का कम है, सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों का इस आंदोलन पर बहुत बड़ा कर्ज है। ये बहुजन समाज के आंदोलन को दलित समाज ने 1932 या 1919 के आसपास से पकड़ना शुरू किया। अगर इसको सबसे पहले किसी ने चलाया तो छत्रपति साहू जी महाराज से पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने चलाया। साथियों, शिक्षा का पितामह तो कहा जाता है, पर सामाजिक क्रांति का भी पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले को कहा जाता है। तो उन्होंने कहा इस आरक्षण के अधिकार को आज हम भोग रहे हैं, उस आरक्षण के अधिकार के लिए अगर सबसे पहले अगर कोई कर्तव्य है तो वो पिछड़े हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने बोर्ड क्लब पे 45 दिन का धरना सिर्फ इसीलिए बुलाया है कि साथियों, इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है। साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? कुछ नए लोग तो नहीं जानते हो, कुछ पुराने लोग जानते होंगे। साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या थी मैं बताता हूँ। जब मानवर कांशीराम साहब ने जब संविधान को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा, तो उन्हें समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 में जब पिछड़ी जातियों की गणना कराने के लिए, अल्पसंख्यक जातियों की गणना कराने के लिए जब साइमन कमीशन को इस देश में बुलाया था, तो इस देश के मनुवादी लोगों ने जिन जातियों को भड़का दिया, जिनको ऊंचा बनने के चक्कर में अपने साथ कुछ लघु बना लिया, उन जातियों ने सामाजिक समरसता को न समझते हुए साइमन कमीशन के सामने अपने आप को ऊंचा साबित कर दिया। तो वो पिछड़ी जातियां आरक्षण से और आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों से वंचित रह गई। उन जातियों के लिए उन्होंने सोचा कि ये लोग है तो हमारे ही, पर अपनी बात को कहने में पिछड़ रहे हैं, तो कम से कम मैं संविधान बनाने का मुझे मौका मिला है, ऐसी जातियों को मैं कुछ न कुछ लेके जाऊंगा। तो साथियों, संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए, रिजर्वेशन के लिए एक आयोग बनाया जाए और उनकी गणना की जाए। जब वो तैयार हो जाए तो उनको आरक्षण दिया जाए। ये साथियों बाबा साहब करके गए, पर साथियों कांग्रेस बड़ी चालाक थी। उसमें मैं भी, यानी कि सरकार की मंशा हो तो मैं भी एक शब्द जुड़वा दिया। तो साथियों, सरकार की मंशा इस देश में जब तक नहीं हुई, जब तक पहली जनगणना आजादी के बाद 1952 में नहीं हुई। जब पहली जनगणना 1952 में आजादी हुई तो साथियों, जब पिछड़ों की मांग उठी तो साथियों काका कालेलकर आयोग बनाया गया। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट सन 1964 में आई और सन 1977 तक उस रिपोर्ट को कभी भी हाथ नहीं लगाया गया। साथियों, ये कांग्रेस कहती है कि हम पिछड़ों के देशी है, कांग्रेस कहती है हम दलितों के देशी है। इस देश में काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट को इस देश में 14-15 साल तक अगर किसी ने लागू नहीं होने दिया तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनसंघ हुआ करता था। साथियों, काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट जब मानवर कांशीराम साहब ने कहा, मानवर कांशीराम साहब ने 77 में बामसेफ के माध्यम से, उस समय बामसेफ हुआ करता था, बामसेफ के माध्यम से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा कि इस देश में काका कालेलकर के आयोग की रिपोर्ट को 14 साल से ज्यादा लागू हो गए हैं, वो लागू नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने पिछड़ों के माध्यम से, पिछड़े विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से मांग उठवाई कि इस देश में एक नया आयोग बनना चाहिए और आयोग के माध्यम से इस देश में गणना होनी चाहिए कि पिछड़ों को कितना अधिकार, आरक्षण मिलना चाहिए और कितनी उनकी आबादी है। तो साथियों, जो जोगेंद्रनाथ मंडल बिहार के रहने वाले थे, उनके सानिध्य में एक मंडल आयोग बना, उसे मंडल आयोग नाम दिया गया और साथ ही मंडल आयोग के नाम से इस देश में सर्वे किया गया कि पिछड़ी जातियों की जनसंख्या कितनी है और कितने उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो काका कालेलकर आयोग ने जो रिपोर्ट थी उसी को थोड़ा और सुधारते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जोगेंद्रनाथ मंडल जी, बीपी मंडल जी ने कहा कि इस देश में पिछड़ों की संख्या 52% है, उन्हें राजनीतिक, शैक्षणिक और नौकरियों में भी 52% आरक्षण मिलना चाहिए। पर साथियों, इस देश की सरकारों की इच्छा नहीं थी कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाए। साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट सन 1982 में आ गई और 82 से लेकर 1992 तक 10 साल तक ये सरकारें, ये सांसद, ये भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ हुआ करती थी, इनकी कानों में चूं नहीं लगी और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कराया। और साथियों, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब लागू नहीं कराया तो साथियों, इस देश में मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि बच्चा जब तक रोता नहीं
सगी माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमें इस देश की सरकारों को सुनाना पड़ेगा, इन शहरी भूमि सरकारों को हिलाना पड़ेगा। और दिल्ली का मुगल उस समय राजीव गांधी हुआ करता था। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 445 की फुल मेजोरिटी के साथ राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और साथियों, जब दिल्ली के मुगल के पास मान्यवर कांशीराम साहब ने कई पत्र भेजे और मिलने का टाइम मांगा, तो साथियों मान्यवर कांशीराम साहब का आज अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं, अरे गहरे से नहीं मिलते। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सन 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा कि राजीव गांधी इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से 150 मीटर की दूरी पर सदन में बैठता है, उसको दलितों पिछड़ों की समस्या सुनने का वक्त नहीं है। और साथियों, आप रोड मास्टर हो, वो किंग मास्टर है, वो किंग मेकर है। और आप रोड मास्टर हो, या तो आप किंग मेकर बन जाओ या सामने वाले को रोड पर लाकर रोड मास्टर बना दो। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि इस चुनाव में हम कसम खाते हैं कि इस किंग मेकर को उसको रोड मास्टर बना के दिखाएंगे। और साथियों, बंदर की टुकड़ी की तरह राजीव गांधी 1989 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 80 प्रत्याशी उतारे और राजीव गांधी को मुगल दिल्ली का मुगल हुआ करता था। साथी मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, मैं जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मैं अपनी बात को 2 मिनट में पूरा करूंगा। तो साथियों, उस समय मान्यवर कांशीराम साहब ने 45 दिन का बोर्ड क्लब का धरना मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए दिया। और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए माना लिया, उसे दबाव डाल के बना लिया। और साथियों, उस समय नारा लगाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और साथियों, जब उसकी सत्ता की गलियारों में आवाज गई कि कांशीराम सड़क पर खड़ा होकर इस देश के संसद में बैठे हुए पिछड़ों के अगर हरकतकार के लिए ललकार रहा कि आने वाले समय में मान्यवर हमें जीतने नहीं देगा, इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट तत्काल लागू की जाए। पर साथियों, पीछे के रास्ते से इन लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट